ओके, हेलो, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग ये एसटी का डिस्कशन करते हैं हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो आज एसटी नंबर 86 है और इंग्लिश का डिस्कशन करने के लिए हम लोग आए। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो एसटी है, एसटी नंबर 86 है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ओमिनस। तो आपको जैसे पता है कि सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, या हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। तो ओमिनस वर्ड आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओमिनस का मीनिंग क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ओमिनस मीन्स होता है कोई भी चीज़, जैसे कोई अशुभ चीज़ होने वाली हो या जिसके होने से कोई नेगेटिव हो, तो उसे कहते हैं ओमिनस। ओमिनस का मतलब हिंदी में होता है अशुभ। ठीक, आपने यहाँ पर ओमिनस वर्ड लिखा है ना। अब इसका अगर एंटोनिम पूछा होता तो आपको एक वर्ड बहुत आता है, ऑस्पिशियस। सुना होगा आपने, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। कहते हैं ना शादी के शुभ शुभ अवसर पर, तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ। तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, ओमिनस मतलब होता है अशुभ। तो इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एंटोनिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका सिनोनिम। तो पहला वर्ड है ऑफिशियस। अब देखिए, ऑफिशियस का मतलब होता है दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने वाला, जिसको कहते हैं हस्तक्षेप करने वाला। तो ये नहीं होगा, क्रॉस कर दीजिए। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब जिससे आपको खुशी मिले या जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, तो प्लीजेंट। जैसे प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है ना। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, यानी जिसके जो काम करने में आपको आसानी हो या सुविधा हो, उसे कन्वीनियंट कहते हैं। तो ये भी क्रॉस कर दीजिए। अब बचा कौन सा, थ्रेटनिंग। अब थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना या किसी को बुरा बुरा कहना, तो डरावना भी हो सकता है। तो एक तरीके से ओमिनस का मतलब ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण या ऐसी कोई घटना होने वाली हो इसमें जो आपको नुकसान पहुंचाए या जिससे आपको भय हो, जिससे आपको भय की आशंका हो, उसके लिए वर्ड थ्रेटनिंग यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड आप लिख सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए गुजरात में जो बिपरजॉय जो साइक्लोन है, उसकी वजह से काफ़ी थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर हो गया, यानी कि वो अशुभ संकेत है हिंदुस्तान के लिए। तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओमिनस। हाँ, इसका एंटोनिम अगर आए तो उसके लिए आपके पास ये वर्ड है, याद रखिएगा। ओमिनस का एंटोनिम अगर पूछा जाए तो ऑस्पिशियस लिखिएगा, सिनोनिम अगर पूछा जाए तो थ्रेटनिंग होगा। ठीक भाई, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड में बताना है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट। अब देखिए आपके पास एक वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जिद्दी कहते हैं। अब जिद्दी शब्द का मतलब अगर हिंदी में आप देखें, जिद्दी वो व्यक्ति होता है जो अपनी जिद पर अड़ जाता है, अपने हट पर अड़ जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्टिनेट। अच्छा, पहला वर्ड है इसमें एग्रावेट, सॉरी, पहला डोसाइल है। डोसाइल का मतलब होता है नेक, शरीफ, या डोसाइल का एक मीनिंग होता है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब जिस तरीके से आप उससे बात करते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, वैसे वैसे वो करता है, ऐसे को डोसाइल भी कहते हैं। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है जैसे चीज़ों को और बिगाड़ देना या खराब कर देना, दैट इज एग्रावेट। ऑफेंसिव, रक्षात्मक, और ऑपरेसिव मतलब आक्रामक। तो अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा। जाहिर सी बात है, एग्रावेट नहीं होगा, खराब करने की बात नहीं है, आक्रामक नहीं हो सकता है, ऑफेंसिव भी नहीं है। बचा कौन सा, डोसाइल। क्योंकि डोसाइल का लिटरल मीनिंग होता है, आप सबको पता है, डोसाइल मीन्स द पर्सन हु इज वेरी ओबीडियंट एंड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, उसे कहते हैं डोसाइल। ठीक, तो ऑब्स्टिनेट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डोसाइल। तो इसमें ए ऑप्शन टिक करेंगे, सेकंड का ए हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन भी आपका वोकैबुलरी पर बेस्ड है, जिसमें आपसे उन्होंने पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए पढ़ते हैं। बेनीवोलेंस में एस नहीं आता, पहला वाला नहीं होगा। बेनीवोलेन, बेनीवोलेन होता नहीं है, बेनीवोलेंस होता है, तो ये भी कट हो गया, सेकंड। बेनीवोलेंस, हाँ देखिए इसमें बेनीवोलेंस में सी आया है और यही आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बेनीविलेंस कर दिया, ये गलत हो गया। तो करेक्ट स्पेलिंग है बेनीवोलेंस, और ये एक नाउन है। बेनीवोलेंस का मतलब होता है हमदर्दी या सहानुभूति भी आप कह सकते हैं।
इसका मीनिंग होता है। और इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है बेनिवोलेंट। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एक बार रिवाइज कर दें। फर्स्ट का आंसर डी होगा, सेकंड का ए होगा और थर्ड का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, यानी कि एरर फाइंड आउट करनी है आपको। जैसा आप सब करते आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं ABCD, और आपको ये बताना होता है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। लिखा है ऑल वर्क्स, ठीक, ए पार्ट हो गया। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील, और लास्ट में लिखा है नो एरर। अब देखिए ऑल वर्क्स ऑफ, यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ऑल वर्क्स ऑफ। आगे बढ़ते हैं, किस चीज का? क्रिएटिव राइटिंग। आप सबको पता होगा कि एक नाउन होता है वर्क और एक होता है वर्क्स। वर्क जो है वो आपका होता है साधारण काम, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी वर्क, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं वो ऑर्डिनरी कहलाता है। और वर्क्स की अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक। साहित्यिक से मतलब है लिटरेरी, जिसमें लिटरेचर होता है, यानी साहित्य लिखा जाता है, स्टोरी है, पोएम्स हो सकती हैं, कहानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। अब देखिए यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, और आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें ये बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में वर्ब यूज करनी चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा कौन? ऑल वर्क्स। अब पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो वर्क्स है वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो ये जो ऑल वर्क्स है इसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि वर्क्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। करेक्ट। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी उसकी जो क्रिएटिव राइटिंग है उसका जो सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं हैज एस्थेटिक्स फील। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हैव की जगह हैज कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पढ़िए मेरे साथ और बताइए कि किसमें किस पार्ट में एरर हो सकती है। कमेंट करिए। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। अब देखिए सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस है आपका गुड सेंस में। गुड सेंस का मतलब क्या हुआ? इनको पार्टी में बेस्ट कपल डिक्लेयर किया गया, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में है। और आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है और माई वाइफ जो है वो थर्ड पर्सन है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा 231 का, 231। ठीक, इसका कहना का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड और फर्स्ट बाद में आएगा। तो इसमें आप इतना कर दीजिए कि माई वाइफ को पहले कर दिए और आई को इसके पीछे कर दिया, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी 5 में ए पार्ट में मिस्टेक है। ठीक भाई, इसको टिक कर लिए। ये रूल पर बेस्ड है कौन सा? प्रोनाउन के जो सीक्वेंस होता है उस पर। तो आई एंड माई वाइफ में आई फर्स्ट पर्सन है, इसको पीछे रखना है, माई वाइफ थर्ड पर्सन है, इसको फर्स्ट से पहले आना है। तो पहले आप बोलिए माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। नंबर 6 है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। अब देखिए इसमें ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक सही है। दैट की देयर वर, यहाँ भी ठीक है। अब वर है तो जाहिर सी बात है आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो देखिए वॉल्यूम्स लिखा हुआ है, यानी नाउन तो प्लूरल में है, लेकिन इसके लिए आपने FARTHER लिखा है, जबकि इसकी जगह होना चाहिए फर्दर, FURTHER। इतनी सी गलती है इसमें, दोनों में अंतर ये है फर्दर और फार्दर। आपको पता होगा फार, FAR, फार का मतलब होता है दूर, तो फार्दर का मतलब आगे की दूरी की बात की जाए तो फार्दर आता है, और अगर आगे की स्टोरी की बात की जाए, आगे की कहानी, आगे का कुछ भी चीज़, जैसे मैं कहता हूँ कि आगे मैं कहना चाहता हूँ कि, तो यहाँ पर मैं कहूँगा फर्दर मोर आई वुड लाइक टू से दैट। तो फर्दर का मतलब होता है आगे की बात। तो यहाँ पर आने वाले दोनों वॉल्यूम्स की बात की गई है, फर्दर वॉल्यूम्स, ना कि फार्दर, क्योंकि फार्दर का संबंध किससे है?
डिस्टेंस से है, दूरी से है, और यहाँ पर दूरी की बात नहीं हो रही है। वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ पर किताबों की संख्या या जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 निकलता है उसकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं 2 फर्दर वॉल्यूम्स, यानी 2 आगे के वॉल्यूम्स, उसकी बात हो रही है। तो 6 क्वेश्चन में जो आपका गलती है वो सी पार्ट में टिक कर लिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फट से। इसमें आपको करना है क्या, 4 अल्टरनेटिव्स हैं और जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। अ पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू। अब देखिए शुरुआत में पार्शियल विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत या सक्सेस होती है, और पार्शियल मतलब आंशिक रूप से। इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू, क्या अब विक्ट्री है तो उसको क्या करेंगे हम, लूज तो नहीं करेंगे, तो ये खत्म हो गया आंसर, सफर भी नहीं होगा। 2 नेगेटिव वर्ड खत्म हो गए, क्योंकि विक्ट्री पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ पॉजिटिव वर्ड भी आएगी। अब गेन और रिवॉर्ड आ सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि रिवॉर्ड तब होता है जब आप जीत जाते हैं, तब आपको पुरस्कृत किया जाता है। अभी तो ये कहना है कि पार्शियल विक्ट्री समटाइम्स ऑल वी कैन होप, अभी तो आप उम्मीद कर रहे हैं आंशिक रूप से जीत जाने की, तो होप टू गेन होगा, यहाँ पर क्या आएगा, गेन। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू, मेरे पिताजी को एडवाइस किया गया है, ये पैसिव वॉइस में हैज बीन एडवाइज्ड टू। आगे लिखा है इज स्मोकिंग, यानी डॉक्टर ने अगर उनको एडवाइस किया है तो स्मोकिंग क्या कम करने या छोड़ने के लिए कहा होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है देखिए इसमें, कट इनटू नहीं होगा, कट इनटू पीसेस होता है। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, और कट इन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए टिक करिए, कट डाउन। आपको पता है कि अगर सेंटेंस में कट के साथ डाउन प्रीपोजिशन यूज किया जाए, इसका मतलब होता है टू करटेल। करटेल का मतलब एक तरीके से कटौती करना होता है, कमी लाना होता है, कटौती करना। जैसे आपको पता है लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे खर्चे बहुत हो गए, इस महीने अपने खर्च में क्या करो, कटौती करो, तो लोग कहते हैं कट डाउन योर मंथली एक्सपेंसेस। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर माय फादर हैड बीन एडवाइज्ड टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, यानी एक दिन में अगर वो मान लिए 10 सिगरेट पी रहे हैं तो उनको कहा गया कि इसको कम करके आप 1 या 2 सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि एकदम से वो छोड़ नहीं पाएंगे, डॉक्टर भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कट डाउन हिज स्मोकिंग, यानी अपने जो आप सिगरेट पीते हैं उसमें कमी लाइए, उसमें कटौती करिए। तो इसका आंसर होगा 8 का ए। 9th, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम। अच्छा, इट वॉज क्वाइट एन, ये कह रहे हैं कि आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना या आशा करना होता है, तो इनको कतई आशा नहीं थी कि वो उससे मिलेगा। इट वॉज क्वाइट, ये निश्चित रूप से कैसी मीटिंग थी, ऑर्गेनाइज तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइज का मतलब जो पहले से तय की गई हो, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेड लिखा है, नॉट एक्सपेक्टेड लिखा है, तो ऑर्गेनाइज तो नहीं होगा। यूनिक भी नहीं होगा, इंटेंशनल भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशनल का मतलब होता है इरादा करके जो काम किया जाता है उसको इंटेंशनल कहते हैं। अब बचा कौन सा, एक्सीडेंटल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो मीटिंग हमारी अचानक हुई थी, तो अचानक से जो होता है वो एक्सीडेंट होता है, तो इसमें एक्सीडेंटल मीटिंग आप याद कर लीजिए, इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो चलिए 7, 8, 9 ये भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस बड़ा आसान सेगमेंट है, आसान तो है अगर आता है तो आसान, नहीं आता तो मुश्किल वैसे तो, लेकिन ये इडियम्स एंड फ्रेज का सेगमेंट है, और इसमें आपको जो इडियम लिखी होती है उसमें कोई ना कोई ऐसा एक वर्ड होता है जो हिंट करता है कि इसमें क्या चीज़ सजेस्ट हो सकती है आंसर करने में। अब देखिए इसमें लिखा है ए डार्क हॉर्स। अब लोग इसका मीनिंग ये भी लगा सकते हैं कि काला घोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड एनिमल नहीं हो सकता, फ्रंट रनर भी नहीं है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, अननोन एंट्री। देखिए डार्क का 2 मीनिंग होते हैं, एक तो काला होता है सबको पता है, और एक डार्क का मतलब अंधेरा भी होता है, ठीक। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसकी प्रतिभा के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है, और उसने जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो उसने जो महान खिलाड़ियों की टीम थी उसको भी हरा दिया, जिसको कहते हैं अननोन एंट्री, यानी जिसके टैलेंट के बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो, जिसको हिंदी में आप कहते हैं छिपा हुआ रुस्तम, छुपा रुस्तम, वो है डार्क हॉर्स। जैसे एक बार कीनिया की टीम ने इंडिया जैसी टीम को हरा दिया था, वर्ल्ड कप की बात करें तो कहा गया था केनियन टीम हैज बिकम अ डार्क हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट, वहाँ पर ऐसा न्यूज़पेपर में छपा था, ठीक भाई। चलो तो 10 का ऑप्शन सी टिक कर लेना, थ्रो कोल्ड वाटर। अब देखो इसमें ठंडा पानी फेंकना है, तो ठंडा पानी फेंकने का क्या मतलब होगा सोचिए।
ठंडा करना इनकरेज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकरेज करने का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। तो ये ऑप्शन देखिए खत्म हो गया। अच्छा, ड्रेंच मतलब होता है भीग जाना, और अटैक मतलब हमला करना। ये तीन ऑप्शन खत्म। बचा कौन सा? बी। यही आंसर टिक कर दिएगा, क्योंकि ये एक मुहावरा है, किए कराए पर पानी फेर देना। यानी आपने बहुत मेहनत किया और लोगों ने कहा कि अरे ये तो 2 कौड़ी का काम है, बेकार काम है, यानी उन्होंने आपको प्रोत्साहित न करके क्या किया? डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। तो ये थ्रू कोल्ड वाटर का एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आएगा। ठीक भाई, 11 का आंसर हो गया बी। अब आए 12 पे। 12 पे लिखा है बेटा बटन। बट जैसे आपको पता है रिवॉल्वर की जो पीछे का हिस्सा होता है उसे बट कहते हैं, या कोई भी चीज़ जो हत्थे वाली होती है, हत्थे का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे बट कहा जाता है। तो बट इनका मतलब क्या होगा? रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता, पहली बात तो ये गलत है। और इसमें इम्प्रोवाइज बढ़ावा देना नहीं है। इम्पोज मतलब जबरदस्ती थोप देना नहीं, इंटरप्ट करना होता है। बट इनका मतलब किसी के मामले में अपनी दखल अंदाजी करना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं इंटरप्ट। मतलब बीच में कोई आदमी बोल रहा हो, बीच में आप उसकी बात काट दें और अपनी बात रख दें, तो इसको कहते हैं बाधा पहुंचाना या बीच में रोकना टोकना। तो इसका आंसर होगा 12 का डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 to 15। इसमें क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ये आंसर क्वेश्चन। A narrow stretch of land connecting to large bodies of land. नैरो मतलब सकरा, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ रास्ता, जो दो लार्ज बॉडीज को जोड़ता हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थमस कहते हैं, जो ज्योग्राफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसे स्थमस कहा जाता है। ठीक है, अभी याद करने की बात है, आप याद कर लिए कि a narrow stretch of land connecting to large bodies of land is called isthmus। 14 क्वेश्चन है, एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, उसे प्रीडेटर कहते हैं। विच लिव्स बाय प्रेइंग, बाय प्रेइंग मतलब शिकार करके, जो दूसरे जानवरों को शिकार करके जिंदा रहते हैं उन्हें प्रीडेटर कहते हैं। एग्रेसर तो आप जानते हैं आक्रामक, इसका मतलब ही नहीं है। टर्मिनेटर वो होते हैं जो विध्वंस कर देते हैं, नाश कर देते हैं, और अटैकर सिर्फ हमलावर होते हैं। नहीं, तो यहाँ पर आपको बताना है वो जानवर जो दूसरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें कहते हैं प्रीडेटर। ओके, लास्ट है वन वर्ड में, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, जहां कहीं भी ग्रुप की बात हो जाएगी तो ग्रुप में मोनार्की तो राजा का शासन होता है, नहीं होगा। ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन होता है, नहीं होगा। ऑटोनॉमी किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाए, ये तीनों खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें लिखा है स्मॉल ग्रुप। और ये होगा ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है भीड़ तंत्र के द्वारा चलाया गया शासन, क्योंकि ओलिग मतलब भीड़ से होता है, तो यहाँ पर ओलिगार्की टिक करिएगा आंसर में, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया गया शासन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें है आपके 16 से 20 में, जिसमें इंप्रूवमेंट पूछा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये, जिसमें कहते हैं कि जो अंडरलाइन पोर्शन होता है उसमें आपको ये देखना होता है कि क्या इसमें हम कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। लिखा है सलमान एंड अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट, और यहाँ पर थ्रू को अंडरलाइन किया है और पूछा है क्या ये प्रिपोजिशन रिप्लेस हो सकती है। देखिए, सलमान और दूसरे अभिनेता कहां से होकर गुजरे हैं, मतलब ड्राइव किया उन्होंने, जंगल के बीच से होकर निकले हैं। तो अमंग तो वहां पर आता है जब 2 से ज्यादा लोगों की बात हो, तो ये अमंग खत्म हो गया। ओवर, फॉरेस्ट के ओवर मतलब ऊपर से क्या आप जाएंगे, नहीं, तो ये भी आंसर खत्म हो गया ऑप्शन। जंगल में का मतलब उसके बीच से होकर नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक टनल है, मान लीजिए टनल, जैसे वहाँ पर जंगल है, मैंने यहाँ पर टनल ड्रॉ करी है और यहाँ से ट्रेन एंट्री करी है, इसके बीच से होकर गुजरी है, तो इसके लिए हम बोलते हैं थ्रू द टनल। यानी रेलगाड़ी जो है वो टनल के बीच से होकर गुजरी, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। वैसे ही सलमान और दूसरे जो एक्टर्स हैं वो जंगल के बीच से, यानी कोई माध्यम होता है जब उसके बीच से आप होकर के आगे गुजरते हैं तो वहाँ थ्रू आता है। हाँ, तो इसमें आंसर टिक करिएगा नो इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छा। फिर 11 क्वेश्चन है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना होगा, अनलेस। अनलेस का मतलब नेगेटिव इन मीनिंग होता है, यानी कि अनलेस एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में नॉट को लिए हुए छिपा हुआ है। तो जब अनलेस के साथ नॉट छिपा है
तो फिर इस वाले पोर्शन में नॉट नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या, सी वाला क्या, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी तुम तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है भाई। माई फ्रेंड हैज अ टूथ एक एंड कैन नॉट ईट, मेरे दोस्त को दांत में दर्द है और वो कैन नॉट ईट समथिंग। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉइंट आपको याद रखना है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो यानी नॉट लगा हुआ है तो वहां पर सम का यूज नहीं होता है, समथिंग नहीं आएगा, वहां पर एनीथिंग है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, दोनों बातें याद रखिएगा। हाँ, तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, सम का यूज वहां पर क्वेश्चन में करके देंगे, दैट इज रॉन्ग, वो गलत होगा, ठीक। फिर अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप, ये प्रिपोजिशन की गलती है इसमें। अफ्रीका कहां पर है, इन द साउथ नहीं है, टू द साउथ है, क्योंकि आप डायरेक्शन बताते हैं तो वहां पर टू का यूज करते हैं, इनका नहीं आएगा। तो अफ्रीका इज टू द साउथ ऑफ यूरोप, ओवर नहीं आ सकता, बाई नहीं आ सकता, इसमें इंप्रूवमेंट होगा, इन हटेगा और टू लगेगा। 20th क्वेश्चन देखिए, आइदर लता और माला हैव डन इट। आप देखिए आइदर लता और माला, आइदर के साथ जब और जुड़ता है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट यूज होती है, और यहाँ पर माला जो है वो नियरेस्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमें यहाँ पर सिंगुलर वाली चाहिए। हैव की जगह यहाँ पर हैज है, देखिए ये देखिए इसमें लिखा है आइदर लता और माला हैज डन इट, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं आप, सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइदर का है, नाइदर आएगा नहीं, ए और सी गलत हो जाएंगे, डी में आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद एक पैसेज है जिसको पढ़ करके आपको आंसर करना होगा, और पैसेज मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए, यहां से शुरू कर। Until he was 10, young Alexander Fleming attended the nearby London Moor School. He was then transferred to Darwell School, which he attended with his brothers. Alexander learned a good deal about nature during that 4-mile downhill to school and 4-mile uphill return trip. मतलब उसका स्कूल 4 मील नीचे पहाड़ियों पर था, और जब वो वापस आता था तो उसको अपहिल कहते थे, यानी पूरी ट्रिप में वो 8 माइल्स की दूरी तय करता था, यानी सुबह स्कूल जाता था 4 मील नीचे, फिर 4 मील ऊपर चढ़ के आता था, तो पूरी ट्रिप में उसे 8 मील चलने पड़ते थे। फिर ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए क्विक लिखा हुआ है, क्विक का मतलब क्या होता है, जो फास्ट लर्नर होते हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं क्विक, यानी जो उसे सिखाया बताया जाता था वो जल्दी सीख जाता था। आगे, एट 12 साल की उम्र में, द एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर ट्रेवल स्कूल। अच्छा, उस स्कूल में 12 साल तक की एज लिमिट थी कि उसके बाद वहां पर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, फिर वो ट्रांसफर दूसरे स्कूल में होता है। ही वॉज सेंट टू किलमैरॉक अकेडमी, फिर वहां से उसको किलमैरॉक अकेडमी शिफ्ट कर दिया गया। 2 years later ही ज्वाइन हिज ब्रदर, 2 साल के बाद उसने अपने भाइयों को ज्वाइन किया, जिनके नाम है जॉन एंड रॉबर्ट। कहाँ पर, एट द होम ऑफ हिज एल्डर ब्रदर थॉमस, और उनके जो सबसे बड़े भाई थे इसका नाम थॉमस था, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। Who was to become a successful occultist in London? Occultist जानते हो, occultist लिखा हुआ है। occultist वो होते हैं जो सीक्रेट, जो गुप्त विधाएं होती हैं, सीक्रेट जो साइंस होता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं occultist। जैसे आप देखिए, जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है occultist का। वो लंदन में बहुत ही सक्सेसफुल occultist थे उस समय। However, the economic success of the family was yet to, लेकिन अभी भी ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनके जो परिवार की इकोनॉमी थी, यानी इनका जो आर्थिक स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी। एंड अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू लीव द स्कूल, फोर्स मतलब उसको मजबूर किया गया, इसलिए टू लीव स्कूल फॉर इकोनॉमिक रीजंस, और उस स्कूल में चूंकि इकोनॉमिक मतलब वही आर्थिक परेशानी की वजह से फीस नहीं जमा हो पाई, इसलिए इनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर व्हेन ही वाज 16, जब वो 16 साल के थे, ही ऑब्टेन्ड अ जॉब, उनको एक जॉब मिल गई। कहाँ पर, इन अ शिपिंग कंपनी, एक शिपिंग कंपनी में। आगे देखिए लिखा है गुड फॉर्च्यून हाउएवर वाज ऑन हिज साइड, मतलब अब यहाँ से गुड फॉर्च्यून कह लो, मतलब इनकी किस्मत इनके साथ थी। एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के साथ थी, यानी अब किस्मत ने इनका साथ देना शुरू किया था। अब क्या हुआ, 1901 में ही रिसीव्ड अ शेयर इन अ लीगेसी,
लिगेसी जानते हैं आप? लिगेसी का मतलब होता है जो चीज़ आपको विरासत में मिलती है उसे लिगेसी कहते हैं। तो 1901 में ही रिसीव्ड अ शेयर इन लिगेसी, मतलब विरासत में इनको एक हिस्सा प्राप्त हुआ, विच मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न टू स्कूल। इसका मतलब उसमें उन्होंने कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ संपत्ति मिली होगी, जिसकी वजह से दोबारा स्कूल वापस आए, यानी अपनी फीस जमा करी, एंड ही डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन, और फिर उन्होंने आगे मेडिसिन की भी पढ़ाई करी। ठीक, ये एक पैसेज है जिसमें आपने सीखा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उसकी शुरुआत की स्कूली शिक्षा और उसकी आर्थिक परेशानियों के बारे में। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या बनाया इन्होंने कि अलेक्जेंडर ट्रैक्ड। अब देखो ट्रैक्ड का मतलब क्या होता है? वैसे तो ट्रैकिंग सुना होगा आपने, ट्रैकिंग मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उनको माउंटेन ट्रैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हिल की बात हो रही थी, वो ऊपर जाता था और नीचे आता था, तो कुल कितने माइल्स एवरीडे अटेंड करता था? अब देखिए पहले में 4 है, फिर 8 है, फिर 12 16। मैंने आपको बताया था 4 मील ऊपर जाता है और 4 मील नीचे, तो कुल मिला के वो कितने? 8। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, 4 नहीं होगा। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट, देखिए मैंने वहाँ टिक किया था क्विक। क्विक का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रीच स्कूल बिफोर हिज ब्रदर्स, यानी कि वो अपने भाइयों से जल्दी पहुंच जाता था। नहीं, वॉज अ लाइवली स्टूडेंट, लाइवली मतलब जिंदा दिल। रैन द रेसेस, वो रेस जीतता था, या ही वॉज अ फास्ट लर्नर। तो यहाँ पर देखिए क्विक स्टूडेंट मैंने बताया था, फास्ट लर्नर यानी वो स्टूडेंट जिसको आप सिखाएं और वो जल्दी सीख जाता हो, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन टिक करिएगा 22 का डी। डैश लिखा हुआ है शुरुआत में ही, एंड एट 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रैवल स्कूल इन दिस कंटेक्स्ट मींस दैट चिल्ड्रन वर। अच्छा, वो ट्रैवल स्कूल जो था वहां पर एक एज लिमिट थी, अब वो कौन सी थी आप पढ़िए। एडमिटेड टू द स्कूल एट द एज ऑफ 12, अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल ओनली अप टू द एज ऑफ 12, या एडमिटेड टू द स्कूल एनी टाइम आफ्टर द एज ऑफ 12, या नॉट एडमिटेड टू द स्कूल बिफोर दे वर 12। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ था he was a quick student at 12 at the age limit prescribed, यानी कि allowed to remain in the school only up to the age of 12। तो इसका ये आंसर मतलब 12 साल की उम्र तक वहां पर अलाउ था, उसके बाद वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देते थे। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है भाई, चलो 22 23 के बाद 24 है, अलेक्जेंडर बिकेम वेल ऑफ, यानी कि वेल ऑफ का मतलब वो संपन्न हो गया, वेल ऑफ मतलब संपन्नशाली, या कह सकते हैं कि जो उसकी आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हो गया। कैसे? बाय वर्किंग इन अ शिपिंग कंपनी, या व्हेन हिज ब्रदर बिकेम अ सक्सेसफुल ऑकल्टिस्ट, या बिकॉज ही स्टडीड मेडिसिन, या बाय रिसीविंग अ शेयर इन अ लिगेसी। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा था गुड फॉर्च्यून हाउएवर वाज ऑन हिज साइड ऑन ही रिसीव्ड अ शेयर ऑफ लिगेसी, यानी जब उसको विरासत में एक संपत्ति मिली थी उसके बाद उसकी स्थिति सुधरी थी। तो इसका आंसर टिक करिएगा तो 24 का डी। हाँ, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग। अलेक्जेंडर लेफ्ट द स्कूल, अलेक्जेंडर ने स्कूल छोड़ दिया था, क्यों? टू स्टडी इकोनॉमिक्स, किया इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था? नहीं। टू वर्क विद हिज ब्रदर, ये भी ऑप्शन नहीं है। टू स्टडी मेडिसिन नहीं है। आंसर जो देखिए मेडिसिन पढ़ा उसने वो बात की बात है, लेकिन हमें जो आंसर करना होता है वो अकॉर्डिंग टू पैसेज है, और पैसेज में दिखाया गया था ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हार्वर्ड द इकोनॉमिक, नहीं कहाँ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल However, the economic success of the family yet to be, and he was exceedingly open and shipping. He received as his son legacy. Yeah. बारह साल की उम्र में इस एकेडमी में गया। 2 साल के बाद उसने अपने भाई को ज्वाइन किया था। रॉबर्ट वाज हाउएवर द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द फैमिली येट टू कम। यहाँ तक देखिए उसकी इकोनॉमिक सक्सेस नहीं थी उनके परिवार की, इसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया था। एंड अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू लीव द स्कूल बिकॉज फॉर इकोनॉमिक रीजन। देखिए लिखा है यहाँ पर इकोनॉमिक रीजंस, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक रीजंस एक ही चीज़ है, जिसकी वजह से उसको स्कूल से मतलब छोड़ दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए देखिए हम लोग ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू।